अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इंटेल आईसेफ के बारे में बताऊंगा कि इंटेल आईसेफ क्या चीज़ है और इसमें किस तरह पार्टिसिपेट किया जाए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इंटेल आईसेफ, इंटेल इंटरनेशनल साइंस एजुकेशन फेयर, दुनिया का सबसे बड़ा साइंस फेयर है जिसमें पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट 170 प्लस कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें जो 1700 प्लस स्टूडेंट्स आते हैं और हर एक प्रोजेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है, नए आइडियाज़ होते हैं। इंटेल इंटरनेशनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है आइडिया। अगर आप सोचते हैं कि आपका आइडिया इस काबिल है कि वो दुनिया में लोगों की, इस पूरी दुनिया की और प्लांट्स की और मतलब पूरी दुनिया को किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो आपको इंटेल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आपको ये ख्याल रखना है कि आपका आइडिया जो है इनोवेटिव हो, आप कोई उसमें इनोवेशन करें, आप बिल्कुल एक नई इन्वेंशन करें। और अगर आपके पास ऐसा कुछ आइडिया है तो आप इंटेल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो होता है कि आपको सबसे पहले तो फॉर्म डाउनलोड करना होगा जो आपको इंटेल की वेबसाइट और पाकिस्तान साइंस की वेबसाइट से मिल जाएगा। उस फॉर्म को फिल करके आपने एब्स्ट्रैक्ट के साथ अपने सेंड कर देना है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपके प्रोजेक्ट, आपके आइडिया का ओवरव्यू है। आप उसकी एक समराइज करके फॉर्म में आपने लिखा होता है उसे, और उसको बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है कि कोई भी इस पढ़ने वाला इसको आसानी से समझ जाए। और आपने उस एब्स्ट्रैक्ट को लिख के, जो कि आपके प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करता है, इंटेल साइंस फेयर का फॉर्म फिल करके आपने उसको टीसीएस कर देना है। इसके बाद प्रोसेस इसके पीछे क्या होता है कि ये जो आप एब्स्ट्रैक्ट साइन करते हैं इसको डिफरेंट टीचर्स के पास सेंड कर दिया जाता है जो कि उस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होते हैं। इंटेल में बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंसेस, और आपके जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनको इन्हीं स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है जो कि उस एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं और उनको पसंद आता है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट सेलेक्ट हो जाएगा आपका, तो आपको कुछ दिनों बाद फिर कॉल आ जाएगी इंटेल की तरफ से कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है, और आपको फिर प्रोविंशियल साइंस फेयर की डेट्स बता दी जाएंगी कि इस डेट को प्रोविंशियल साइंस फेयर है। प्रोविंशियल साइंस फेयर में जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपने प्रोविंशियल साइंस फेयर की तैयारी करनी है, और उसमें ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ का गैप मिलता है। तो आप 1 मंथ में जितना रिसर्च करके अपने प्रोजेक्ट को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं, आपको उसको डेवलप करना है। तो प्रोविंशियल साइंस फेयर के लिए जो आपको 3 मेन चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो हैं, अगर आपका डिस्प्ले प्रोजेक्ट है और कोई फिज़िकल प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको एक प्रोटोटाइप चाहिए होगा, एक डिस्प्ले बोर्ड जो कि हर प्रोजेक्ट के लिए लाजमी है, और रिसर्च बुक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी रिसर्च बुक, क्योंकि रिसर्च बुक बताएगी कि आपने क्या रिसर्च करी है, आपका प्रोजेक्ट क्या किस तरह से काम करता है, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो रिसर्च बुक में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत काउंट होती है। आपने अपने हर ऑब्जर्वेशन को बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करना है, डायग्राम्स का यूज़ करना है, और आपने जितनी भी ऑब्जर्वेशन करी, जितने एक्सपेरिमेंट करे और आपने जिस तरह से अपना प्रोजेक्ट बनाया, डेवलप किया, सब कुछ आपने अपने रिसर्च बुक में शामिल करना है। प्रोजेक्ट बोर्ड, आपके प्रोजेक्ट बोर्ड में क्या क्या, डिस्प्ले बोर्ड जो होगा आपका, उसमें क्या होना चाहिए, उसका एक यूनिवर्सल साइज़ है जो कि है 48 बाई 48 इंचज़ का। और आपके प्रोजेक्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट बोर्ड में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उसमें आपने जो रिज़ल्ट्स किए हैं, जो रिज़ल्ट्स आए आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आप अपने प्रोजेक्ट बोर्ड में वो शामिल कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो कि एक लाजमी चीज़ है, वो मस्ट होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट बोर्ड पे। और आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा कोई डेकोरेटिव नहीं हो, बहुत उसको सिंपल रखें और इस तरह से लिखें कि उस पर जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आसानी से कोई भी बंदा देखने वाला पढ़ सके। और आपको जो लगता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप बताना चाहते हैं, और जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आप उसकी तरफ शो करके बताते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, प्रोजेक्ट बोर्ड की तरफ, तो आप वो चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो चीज़ें आपको लाजमी इंक्लूड करनी है वो है रिजल्ट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एब्स्ट्रैक्ट। और प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इंटेल साइंस फेयर में काउंट करती है, बल्कि हर जगह काउंट करती है। तो कि कोई शख्स अपने बनाई हुई चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप अच्छी प्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन देने के लिए और भी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, तो आप 3 चीज़ों का ख्याल रखें, वाई, हाउ, व्हाट। सबसे पहले तो आप जो आपको जज कर रहा है उसको बताएं कि आपने ये प्रोजेक्ट जो बनाया है ये क्यों बनाया है, इसके क्या मसाइल हैं और इसको किस लिए बनाया। फिर आप बताएं हाउ,
मतलब आपने इसको किस तरह से बनाया, आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, ये दूसरों से अलग किस तरह से है, इसमें क्या इनोवेशन है, इसमें क्या नई चीज़ें हैं, और बताना है सबसे एंड में कि व्हाट, ये है क्या, ये क्या करता है, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये किस तरह से दुनिया को तब्दील कर सकता है। प्रेजेंटेशन देते हुए अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नर्वस हो जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो मुझसे कभी एक लड़के ने सवाल किया कि तुम क्यों इतने कॉन्फिडेंट रहते हो और तुम ऐसा क्या करते हो। तो मैंने उसको बताया कि मैंने जितनी रिसर्च की है, मैं कोई स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन याद नहीं की हुई कि मैंने ये बोलना है, ये बोलना है। मैंने जितनी रिसर्च की है बस उसको एक मैं प्रॉपर मैनर में बता देता हूँ, और क्योंकि वो काम मैंने खुद किया हुआ है तो इसलिए मुझे सब कुछ याद रहता है और मैं इसको प्रॉपर्ली बता देता हूँ। रिसर्च करने का आपका एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी प्रेजेंटेशन में भी ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपको जिस चीज़ पे आपने रिसर्च किया है आपको उसके बारे में सब चीज़ें पता है। प्रेजेंटेशन देते हुए आपने ये भी ख्याल रखना है कि आप अपनी हर बात साइंटिफिकली करें, यानी कि कोई भी आप बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरा प्रोजेक्ट ये कर सकता है, तो उसके पीछे आपके पास एक बहुत बड़ा प्रूफ हो, उसको साइंटिफिकली आपने प्रूफ किया हुआ हो कि ये इस तरह से करता है। और प्रेजेंटेशन देते हुए आपने रीडिंग्स को भी बहुत अच्छी तरीके से बताना है, अपने जो बैकग्राउंड पे आपका प्रोजेक्ट बोर्ड होगा उसको भी यूज़ करना है, उस पर बहुत ख्याल रखना है और जितना अच्छे तरीके से समझा सकते हैं जजेस को समझाना है। प्रोविंशियल साइंस फेयर में आफ्टर जजिंग के बाद ये होता है कि हर बच्चे को उसकी कैटेगरी के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन दी जाती हैं, और जिनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन आती है उनको क्वालिफाई कर दिया जाता है नेशनल साइंस फेयर में, जो कि इस्लामाबाद में होता है, और जिसमें मुल्क के सारे प्रोविंस से लोग जब बच्चे आते हैं और अपना आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ आइडियाज़ जो कि बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बच्चे उन पर सही से काम नहीं कर पाते और उनको लगता है कि इस पर अगर थोड़ा काम किया जाए तो ये बहुत आगे जा सकते हैं, तो उनको वो शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं। जैसे कि मुझे किया गया था, मैं भी प्रोविंशियल साइंस फेयर में कोई पोजीशन नहीं ले पाया था और मुझे प्रोविंशियल साइंस फेयर में शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया था। और प्रोविंशियल साइंस फेयर के बाद एक बहुत बड़ा गैप आता है नेशनल साइंस फेयर तक का, ऑलमोस्ट 5 to 4 मंथ्स का, जिसमें आपके पास इतना टाइम होता है कि आप और रिसर्च करके अपनी और डेवलपमेंट करके अपने प्रोजेक्ट को इसका भी बना सकते हो। जैसे मैंने किया प्रोविंशियल साइंस फेयर में के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क करा, अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया और इस काबिल हो गया कि फिर वो नेशनल साइंस फेयर में मैं विन करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने यूएस गया। तो प्रोविंशियल साइंस के फेयर के बाद जो गैप आता है उसका में आपने ये ख्याल रखना है कि आप उस गैप को यूटिलाइज़ करें। आप जितनी पॉसिबिलिटीज़, जितना एफिशिएंट अपने सिस्टम को बना सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, उसमें जितना भी काम कर सकते हैं आप उसमें काम करें और नेशनल साइंस फेयर के लिए रेडी रहें। नेशनल साइंस फेयर के लिए भी अब ये होगा कि जजेस ये भी नोट करते हैं कि आपने प्रोविंशियल साइंस फेयर से लेकर नेशनल साइंस फेयर तक कितनी डेवलपमेंट की है। तो इसमें भी बीच में आपको इंटेल की तरफ से आपको कॉल आती है और वो बीच में आपके रिसर्च बुक मंगवाते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आपने कितना डेवलप किया है। और डिसीजन मेकिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है जब वो आपकी लॉग बुक सेकेंड टाइम मंगवाते हैं कि आपने कितना रिसर्च किया है, और वो फिर जजेस में स्प्रेड कर देते हैं। तो आप ख्याल रखें कि आप प्रोविंशियल साइंस फेयर के बाद बिल्कुल मतलब रेस्ट ना करें कि अगर आप फर्स्ट भी आ गए या फिर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए तो डिसअपॉइंट ना हो, बस आप मेहनत करें और नेशनल साइंस फेयर के लिए भी जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो करें, यानी कि रिसर्च बुक बनाएं अपनी प्रॉपरली, उसमें हर चीज़ को, सारी चीज़ों को इंक्लूड करें, रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, डायग्राम्स, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, उसमें कितना ख़र्चा हुआ और आपने उसको किस तरह से बनाया, और अपना प्रोजेक्ट बोर्ड, ये भी बहुत ज़्यादा काउंट होता है। उसको जितना क्लियर, जितना अच्छा और जितना स्टैंड आउट बना सकते हैं कि दूर से देख के कोई फ़ॉन्ट साइज़ समझ जाए, इस पर भी आप रिसर्च करें कि प्रोजेक्ट बोर्ड अच्छा किस तरह से बनाया जाए, प्रोजेक्ट बोर्ड का ख्याल रखें उसमें किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए और उसको किस तरह के, उसके कलर्स किस तरह से रखे जाएँ। और प्रेजेंटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सब में। और प्रेजेंटेशन जब आपकी अच्छी होगी, जब आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, उसके बाद में आपने वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और नेशनल साइंस फेयर के बाद आता है, अगर नेशनल साइंस फेयर में फॉर एग्जांपल आप क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर आता है इंटरनेशनल साइंस फेयर, जो कि यूएसए में होता है और अगले ईयर वो एरिज़ोना में होगा। और इस साल मैं इंटरनेशनल साइंस फेयर के लिए क्वालिफाई करा था मैंने पाकिस्तान की तरफ से, और मैं गया था पिट्सबर्ग, लेकिन वो अब जो होगा वो नेक्स्ट टाइम 2016 में जो होगा वो एरिज़ोना में होगा। और फिर आपने अपने प्रोजेक्ट को, फिर उसमें भी एक गैप आता है ऑलमोस्ट 1 मंथ का, तो उसमें आपने और अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना होता है। तो की ये है कि आपने रुकना नहीं है,
आप जितना उसमें डेवलपमेंट कर सकते हो, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो, करना है और कोशिश करनी है कि अपना प्रोजेक्ट और अपना आइडिया बेस्ट से बेस्ट रखें। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार नया आइडिया कहाँ से आता है, मतलब कहाँ से नया आइडिया लाएं। इन्वेंशन करना कोई आसान काम नहीं है, नो डाउट कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं उनको ये सजेशन देता हूँ कि आप एक प्रॉब्लम ढूंढें और बस उसके हल करने का एक नया तरीका निकालें जो कि दूसरे से अच्छा हो, दूसरे से आसान हो। रिसर्च वर्क में एक सबसे बड़ा टीचर का भी हाथ होता है, मतलब आप अकेले रिसर्च कोई लोग अकेले रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ मेंटोर हो तो उनका काम और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि वो उनको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट स्पेशली किसी फील्ड में है तो आपको चाहिए कि आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, उसकी हेल्प मांगें, उससे पूछें कि आप अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसमें और क्या फ़र्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं, और आपको रिसर्च बुक बनाने में भी वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। और आपको चाहिए कि आप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, और ये भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ भी आगे फ्यूचर में बहुत हेल्प कर सकती है अगर आप किसी प्रॉपर लैब्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब पाकिस्तान की जो साइंस लैब्स ऑलरेडी हैं, आप चाहें तो उनमें जाके अपने रिज़ल्ट्स का, अपने एक्सपेरिमेंट्स का टेस्ट करें ताकि आपके पास एक ऑथेंटिक रिज़ल्ट हो। अक्सर बहुत से बच्चे डरते भी हैं कि उनका एक आइडिया बहुत स्पेशल है और वो शेयर नहीं करते कि वो चोरी भी हो जाएगा। पहली बात तो उनको शेयर कर लेना चाहिए अपने टीचर्स से एटलीस्ट, और अगर उनको फिर भी लगता है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं और उनका आइडिया चोरी हो सकता है और वो एक बहुत बड़ा आइडिया है, तो उनको चाहिए कि उसको पेटेंट करा लें। अगर आप स्पेशली कराची में हैं या फिर अगर आप नहीं भी हैं, अगर पाकिस्तान में अगर आपको अपने मेंटोरशिप में, अपने आइडिया को डेवलप करने में, रिसर्च में किसी किस्म की भी हेल्प चाहिए तो आप पाकिस्तान साइंस क्लब से ले सकते हैं। तो हम आपको प्रॉपर्ली गाइड भी कर सकते हैं कि आगे किस तरह से पार्टिसिपेट करना है, किस तरह से रिसर्च करनी है, क्या चीज़ कैसे होगी, और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर सकते हैं। और अगर आप कराची से बाहर हैं तो स्पेशली आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अब बन चुकी है, ऑनलाइन कम्युनिटी। इस पर आप अपने आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स बता सकते हैं और हम उस पर आपको इंप्रूवमेंट की टिप्स दे सकते हैं। इंटर साइंस फेयर में अगर आप प्रोविंशियल लेवल पे क्वालिफाई नहीं कर पाते या फिर नेशनल लेवल पे क्वालिफाई नहीं कर पाते तो डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन मकसद जीतना नहीं होता बल्कि पार्टिसिपेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंटर साइंस फेयर और पाकिस्तान साइंस क्लब का मकसद ही यही है कि साइंस को ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट किया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कल्चर को पाकिस्तान में प्रमोट किया जाए। और नेशनल साइंस फेयर में जीतना और यूएसए में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बेशक एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहाँ से जीत के आना वो उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। अगर हम यूएसए जाते हैं तो हमें ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास इतने रॉक सॉलिड आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि हम डेफिनेटली वहाँ से जीत के आएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन होता है। और ट्रस्ट मी, जब आप वहाँ पे बैठे हों और आपका नाम कॉल ना हो तो बहुत बुरा लगता है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान से ज़्यादा लोग अपनी बेहतरीन रिसर्च के साथ इंटरनेशनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करें और ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराएं, ऐसी इन्वेंशन इंट्रोड्यूस कराएं जिससे पूरी दुनिया को फ़ायदा हो और पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो। इंटेल साइंस फेयर 2016 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दें। और प्रोविंशियल साइंस फेयर के लिए तो सबमिशन शुरू भी हो गई हैं और उनमें से प्रोजेक्ट सेलेक्ट भी हो रहे हैं। तो आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप 20 अगस्त से पहले अपने एब्स्ट्रैक्ट दिए हुए एड्रेस पे सेंड कर दें विथ योर इंटेल साइंस फेयर फॉर्म। और अगर आपको किसी किस्म की हैवी हेल्प चाहिए तो आप हमारी कम्युनिटी पे लॉग इन कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटी पे, जहाँ पे हम आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। और इंटर साइंस फेयर एलुमनाई के लिए भी एक मैसेज है कि उनको चाहिए कि वो अपने जूनियर्स को गाइड करें और उनकी हेल्प करें, उनके प्रोजेक्ट को बनाने में उनकी हेल्प करें और उनको न्यू आइडियाज़ भी दें।